नमस्कार सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, रीट एग्ज़ाम जो कि 26 सितंबर को हुआ था, उसमें कई अभ्यर्थी थे जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया था। उनका एग्ज़ाम आज 16 अक्टूबर को हुआ है। उसी एग्ज़ाम को आज हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। साथियों, आज हुए इस एग्ज़ाम में हम खंड 1 बाल विकास एवं शिक्षण विधियों के सभी 30 प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर है बिल्कुल सही दिया जाएगा और मैं मान सकता हूं कि जो पिछला एग्ज़ाम हुआ था उसकी अपेक्षा आज का जो एग्ज़ाम है थोड़ा इजी हो सकता है, लेकिन आप इस एग्ज़ाम को किस प्रकार मान सकते हैं, क्या आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा कि पिछले एग्ज़ाम की अपेक्षा आज का जो एग्ज़ाम है वो इजी था या थोड़ा हार्ड था। तो दोस्तों, हम सॉल्व करने वाले हैं सभी प्रश्नों को। आज जिस भी साथी ने एग्ज़ाम दिया है वो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। जिसने भी एग्ज़ाम नहीं दिया है वो भी इस वीडियो को देख करके ये जान सकते हैं कि जो पिछला एग्ज़ाम और इस एग्ज़ाम में कितना फ़र्क है, कितना इजी था, कितना कठिन था, वो सभी बातें हैं। साथियों, शुरू करने वाले हैं आज की इस वीडियो को। इससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी साथी हमारे चैनल पर नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। इसी प्रकार की वीडियो हमारे चैनल पर आपके लिए मिलती रहेंगी। चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आज का पहला प्रश्न आता है आपका। प्रश्न है कि अधिगम के अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। देखिए, बिल्कुल शानदार प्रश्न है, कोई खास एग्जाम में नहीं है। तो आपको अच्छे तरीके से पता है कि जो अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत है उसके प्रतिपादक कौन है। कॉयलर को माना जाता है। किसको माना जाता है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर माना जाएगा। देखिए, हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, आपको सब पता है, केवल उत्तर पर हम चर्चा करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला प्रश्न आता है। प्रश्न है कि कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत में मुख्य कारक निम्न में से कौन सा है। अब देखिए क्या कह रहा है कि जो कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत है उसमें मुख्य कारक निम्न में से कौन सा माना जाता है। ऑप्शन की बात करें तो यहाँ आकृतिकरण आता है, दूसरा पुनर्बलन आता है, तीसरा बहिर्गमन आता है और चौथा स्वतः आपूर्ति। अब पूछ क्या रहा है कि कार्यात्मक प्रतिबद्धता, इसकी अगर हम इंग्लिश टर्म को देखें तो इंग्लिश टर्म में दे रखा है ऑपरेंट कंडीशनल थ्योरी। अब देखिए, ऑपरेंट कंडीशनल थ्योरी किसने दी थी? B.F. स्किनर ने दी थी। और B.F. स्किनर ने अपने सिद्धांत में किसको प्राथमिकता दी थी? पुनर्बलन को प्राथमिकता दी थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो राइट आंसर है वो होने वाला है, बिल्कुल 100%, इसमें कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से आत्म संप्रत्यय की कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण नहीं है। किसकी विशेषता नहीं पूछ रहा है? आत्म संप्रत्यय की। अब देखिए, इसमें 3 तो आत्म संप्रत्यय की विशेषता दे रखी हैं और एक आत्म संप्रत्यय की विशेषता नहीं है। तो साथियों, हमें उस एक आत्म संप्रत्यय की विशेषता को छांटना है जो इसके अंतर्गत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आता है कि आत्म संप्रत्यय व्यवस्थित होती है। बिल्कुल सही बात है, आत्म संप्रत्यय व्यवस्थित होती हैं। बी ऑप्शन आता है कि आत्म संप्रत्यय के विशिष्ट लक्ष्य होते हैं। ये भी बात सही है कि आत्म संप्रत्यय के विशिष्ट लक्ष्य होते हैं। तीसरा आता है कि आत्म संप्रत्यय बहुआयामी होते हैं। ये भी बात सही है कि आत्म संप्रत्यय है वो बहुआयामी होते हैं। ये किसी भी साथी ने लगा रखा है, ये इसका राइट आंसर नहीं होगा। आत्म संप्रत्यय स्थायी होते हैं। बिल्कुल सही बात है, आत्म संप्रत्यय स्थायी होती है, ये इसका राइट आंसर है वो नहीं, मतलब इसकी जो विशेषता है वो नहीं है। और इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर डी ही राइट आंसर होगा। साथियों, एग्जाम में इतना कुछ खास नहीं है, इजी लेवल का ही है। आप अपने कमेंट बॉक्स में विचार साझा कर सकते हैं कि किस प्रकार का एग्जाम था, और जिस साथी ने एग्जाम दिया है वो अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि कितना स्कोर आपका इस एग्जाम के अंतर्गत बना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि वह सिद्धांत जिसमें किसी समस्या के तात्कालिक समाधान को प्रमुखता दी
जाती है। देखिए इस सिद्धांत से एक प्रश्न पूछ चुका है और इस अंतर्दृष्टि सिद्धांत से दूसरा प्रश्न यहाँ पर पूछ लिया है कि वह सिद्धांत जिसमें किसी समस्या के तात्कालिक समाधान को प्रमुखता दी जाती है। अब देखिए तात्कालिक समाधान को प्रमुखता अंतर्दृष्टि के सूच सिद्धांत के अंतर्गत आती है, तो सामीप्यता हो ही नहीं सकता, सक्रिय भी नहीं होगा, अनुबंधन भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी सूच का सिद्धांत इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न आता है अधिगम के संबंध में कौन उपयुक्त नहीं है। देखिए प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़ना, एक बार और पढ़ लेते हैं कि अधिगम के संबंध में कौन सा उपयुक्त नहीं है। ऑप्शन नंबर ए बात करता है कि अधिगम पर परिपक्वता का प्रभाव नहीं पड़ता। ऑप्शन नंबर बी आता है कि अभिप्रेरणा से अधिगम में वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर सी आता है कि समस्या समाधान अधिगम का उच्चतर स्तर है। और ऑप्शन नंबर डी आता है अधिगम व्यवहारगत परिवर्तन होता है। तो देखिए बात करते हैं कि अधिगम संबंध कौन सा उपयुक्त नहीं है। दोस्तों अधिगम व्यवहारगत परिवर्तन होता है, ये बिल्कुल सही है। समस्या समाधान अधिगम का उच्चतम स्तर होता है, बिल्कुल आपने पढ़ा होगा रॉबर्ट एम गैने के जो अष्टपदीय सोपानकी का सिद्धांत है उसमें सबसे उच्च स्तर समस्या समाधान बताया गया है। तो ये भी इसका जो संबंध है वो होता है। अभिप्रेरणा से अधिगम में वृद्धि होती है, ये भी सही बात है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है कि अधिगम पर परिपक्वता का प्रभाव नहीं पड़ता। अब देखिए यहाँ पर ये कह रहा है कि अधिगम पर परिपक्वता का प्रभाव नहीं पड़ता, और एक आता है कि परिपक्वता से होने वाला मतलब परिपक्वता अधिगम को प्रभावित करती है, लेकिन यहाँ पर क्या लिख रहा है कि नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिप्रेरणा और समस्या समाधान में संबंध है। यह पूछ रहा है कि अभिप्रेरणा और समस्या समाधान में किस प्रकार का संबंध है। तो बिल्कुल ऑब्वियसली राइट आंसर सकारात्मक संबंध हो जाएगा, सभी को पता है, इस पर क्या चर्चा करने वाले हैं। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 7 में आता है कि सृजनात्मकता का मापन करने के लिए इनमें से कौन सा वाचिक परीक्षण नहीं है। अब देखिए क्या पूछ रहा है, वाचिक परीक्षण पूछ रहा है। वाचिक परीक्षण नहीं है पूछ रहा है, इस पर विशेष गौर करना है, नहीं है। तो देखिए वाचिक कौन सा होता है, शिक्षित व्यक्ति बिल्कुल होते हैं, बच्चे भी इसके अंतर्गत आते हैं, प्रौढ़ भी इसके अंतर्गत आते हैं, लेकिन जो निरक्षर हैं वो इसके अंतर्गत नहीं आते। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, अपने जो भी प्रश्न हैं उनका सभी का राइट आंसर है वो बताया जाएगा। अगला प्रश्न आता है अभिप्रेरणा चक्र का पहला चरण है। अभिप्रेरणा चक्र का पहला चरण पूछ रहा है। तो देखिए आपको अच्छे तरीके से पता है कि अभिप्रेरणा का जो पहला चरण है वो आवश्यकता माना जाता है। क्या माना जाता है, आवश्यकता माना जाता है। उसके बाद आता है आपका आवश्यकता, उसके बाद आता है अंतर्नोद, अंतर्नोद के बाद आता है आपका प्रोत्साहन। तो ये अभिप्रेरणा का चक्र आपने पढ़ ही रखा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, आवश्यकता ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न आता है पावलोव के प्रयोग में UCS पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, UCS पूछ रहा है। और UCS का अर्थ हम क्या लेंगे, अनकंडीशनल स्टिमुलस। लेकिन हम बात करें, एक तो आता है आपका UCS और ये आता है UCR। तो R से तो क्या हो जाएगा, रेस्पॉन्स यानी कि लार, तो ये तो हो ही नहीं सकता। घंटी कंडीशनल के अंतर्गत आती है, तो कुत्ता भी तो हो ही नहीं सकता। तो भोजन क्या है, UCS है, यानी कि अनुबंधित जो उद्दीपक है वो कौन है, भोजन है, और अनुबंधित उद्दीपक क्या है, घंटी है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए कितना सिंपल प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा नियम थॉर्नडाइक द्वारा नहीं दिया गया। अरे कितनी बार पूछा है ये प्रश्न, पूछ रहा है कि थॉर्नडाइक द्वारा कौन सा नियम है वो नहीं दिया गया। देखिए अभ्यास का नियम दिया गया है, प्रभाव का नियम दिया गया है, तैयारी का नियम दिया गया है जिसे हम तत्परता का नियम भी कहते हैं, लेकिन प्रतिक्रिया का नियम इसके अंतर्गत नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है
कि शारीरिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया। क्या पूछ रहा है, शारीरिक गुणों के आधार पर जो आपका व्यक्तित्व है उस व्यक्तित्व का वर्गीकरण है वो किसके द्वारा किया गया। देखिए, व्यक्तित्व का वर्गीकरण शारीरिक दृष्टि के आधार पर दो आपके जो मनोवैज्ञानिक आते हैं उन्होंने किया था। एक तो आता है आपका सेल्डन, दूसरा आता है आपका क्रेस्मर। तो यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है। कैटल तो हो ही नहीं सकता, यंग भी नहीं होगा, आलपुट भी नहीं होगा। ऑप्शन में क्रेस्मर दे रखा है। कौन सा दे रखा है, क्रेस्मर दे रखा है। सेल्डन ऑप्शन में नहीं है, तो क्रेस्मर इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पुरुष में हार्मोन पाया जाता है। देखिए ये शानदार प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, ये साइंस से पूछा गया है। हार्मोन, पुरुष में कौन सा हार्मोन पाया जाता है। साथियों इसमें पूछा है कि पुरुष में हार्मोन पूछा है। अब देखिए हम बात करते हैं यहाँ पर, तो एस्ट्रोजन तो यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि जो एस्ट्रोजन है वो महिलाओं के अंतर्गत पाया जाता है। पुरुष में पाया जाता है आपका प्रोजेस्टेरोन। कौन सा पाया जाता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन पाया जाता है। और इस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन में ही जो एंड्रोजेंस हार्मोन होते हैं उनका समूह पाया जाता है। किसका समूह पाया जाता है, एंड्रोजेंस हार्मोन का समूह पाया जाता है। तो जहाँ एस्ट्रोजेंस यहाँ आ गया तो ये सी भी नहीं होगा। अब यहाँ पर दो ऑप्शन आते हैं, लेकिन मैं ऑप्शन नंबर ए की ओर जाऊँगा। मेरे अनुसार इस प्रश्न का ऑप्शन ए राइट आंसर होना चाहिए। बाकी आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा कि आपके अनुसार इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मेरे अनुसार इसका राइट आंसर ए ही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन अनुबंधन खोजा गया था। अब देखिए कितना शानदार प्रश्न है, कितने सिंपल प्रश्न पूछे गए हैं, कोई हार्ड नहीं है। मेरे अनुसार तो बिल्कुल इजी था, पिछले पेपर की अपेक्षा इजी पेपर बनाया गया है ये तो। प्राचीन अनुबंधन किसके द्वारा खोजा गया, पावलोव के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, कोई है ही नहीं इसमें प्रॉब्लम वाली बात। अगला प्रश्न है, देखिए ये भी शानदार प्रश्न है, बिल्कुल फैक्चुअल प्रश्न पूछा है। स्पीयरमैन बुद्धि सिद्धांत में बुद्धि के कितने कारक बताए हैं। साथियों ये प्रश्न थोड़ा विवादित हो सकता है, क्योंकि इसमें दो दो ऑप्शन राइट दे रखे हैं देखा जाए तो। क्योंकि स्पीयरमैन ने दो सिद्धांत दिए थे, एक तो था द्विकारक सिद्धांत, और इस द्विकारक सिद्धांत की आलोचना होने के कारण इन्होंने एक त्रिकारक सिद्धांत भी दिया गया था। तो प्रश्न पूछ रहा है कि स्पीयरमैन ने जो बुद्धि सिद्धांत दिया था उस बुद्धि सिद्धांत के अंतर्गत बुद्धि के कितने कारक बताए थे। तो देखिए अगर मूल रूप से देखा जाए तो बुद्धि के दो कारक इसके अंतर्गत राइट आंसर माना जाएगा, लेकिन अगर तीन भी माना जा सकता है, क्योंकि उन्होंने त्रिकारक सिद्धांत भी दिया था। पहला था जिसमें दो दिए थे, उसमें था आपका जो जनरल फैक्टर और स्पेशल फैक्टर, लेकिन जनरल फैक्टर और स्पेशल फैक्टर में उन्होंने समूह तत्व भी और जोड़ दिया था, इस कारण इसमें त्रिकारक तत्व सिद्धांत भी हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर मेरे अकॉर्डिंग दो होना चाहिए और तीन भी माना जा सकता है, लेकिन दो को पहली प्राथमिकता यहाँ मिलनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, एनसीएफ से प्रश्न पूछा गया है और एनसीएफ 2005 का प्रस्ताव है कि मूल्यांकन प्रणाली आधारित होनी चाहिए। देखिए मूल्यांकन जो प्रणाली है वो किस पर आधारित होनी चाहिए, ग्रेड पर आधारित होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आता है कि एक बालक जो सामाजिक रूप से पूर्णतः विकसित माना जाएगा, एक बालक के सामाजिक रूप से पूर्णतः विकसित कब माना जाएगा, जब वह समाज के विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए वो जानता है या जानती हो। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, ये प्रश्न भी शानदार है कि मानसिक विकास का संबंध नहीं है। क्या पूछ रहा है, मानसिक विकास का संबंध पूछ रहा है, और मानसिक विकास का संबंध किससे नहीं है। तो देखिए साथियों मानसिक विकास का संबंध स्मृति से माना जाता है, बिल्कुल माना जाता है, तर्क एवं निर्णय से भी माना जाता है, और अवबोध की क्षमता से भी माना जाता है, लेकिन शिक्षक की वजन एवं ऊंचाई से इसका कोई संबंध नहीं माना जाता। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होने वाला है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है, क्वेश्चन है कि एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों की सदैव इस रूप में मदद करता है कि वे एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्र से के ज्ञान के साथ जोड़ सकें। इससे जो वृद्धि होती है वह क्या है? तो देखिए, जब एक शिक्षक एक छात्र की मदद करता है कि वह अपने एक क्षेत्र के ज्ञान को दूसरे क्षेत्र के ज्ञान से जोड़ता है, तो उसमें सहसंबंधता को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? वो सहसंबंधता को दर्शाता है। व्यक्तिगत भिन्नता नहीं होगी, पुनर्वलन भी नहीं होगा, शिक्षक स्वायत्तता शिक्षार्थी स्वायत्तता भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो राइट आंसर है वो होएगा, ज्ञान का सहसंबंध एवं अंतरण। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न आता है, किशोरावस्था के दौरान विकासात्मक परिवर्तनों के फलस्वरूप होने वाली एक मुख्य समस्या कौन सी है? तो देखिए, किशोरावस्था के दौरान विकासात्मक परिवर्तनों में जो मुख्य समस्या है वो होने वाली है समायोजन की कमी। मेरे अनुसार समायोजन की कमी ही इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन से जो व्यवहारवादी विज्ञान है वो नहीं है। और 4 ऑप्शन दे रखे हैं, निम्न में से कौन सा व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक नहीं है? ये भी कोई प्रश्न का यार, किस प्रकार प्रश्न पूछा है, बहुत ही शानदार। तो देखिए, कौन सा व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक नहीं है? आईपी पॉवला व्यवहारवादी है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। बीएफ स्किनर भी नहीं होगा, थॉर्नडाइक भी नहीं होगा, जेएस ब्रूनर भी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है साथियों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये शानदार प्रश्न है और ये प्रश्न तो कई बार पूछा गया है, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। इस प्रश्न को तो आपको गलत करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत बार ये परीक्षाओं में पूछा गया है। अधिकतर सीटेट में ये प्रश्न अधिक बार पूछा गया है। तो प्रश्न है कि पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है। एक बात पर गौर करना, आप संरचना आती है तब तो आप स्कीमा लगाओगे, लेकिन यहाँ पर इसने बात किसकी कर दी? संशोधित की कर दी। किसकी कर दी? संशोधित कर दी। अधिक कोई स्कीमा है और उस स्कीमा को जब संशोधित किया जाता है तो वहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो समायोजन ही होगा, एकोमोडेशन ही इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं है। 100% समायोजन इसका राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शिक्षक का असहानुभूतिपूर्ण तथा कठोर दृष्टिकोण प्रभावित करता है। देखिए, ये क्या कह रहा है कि जो शिक्षक है और उस शिक्षक का असहानुभूतिपूर्ण और कठोर दृष्टिकोण किसको प्रभावित करेगा? तो देखिए, ये 2 ऑप्शन तो नहीं होंगे, ये तो नहीं होने चाहिए। ऑप्शन नंबर बी और डी पर थोड़ा कंफ्यूज हूँ, इसमें थोड़ा मुझे डाउट है कि इसमें ऑप्शन नंबर बी और डी बी समायोजन भी हो सकता है और अभिरुचि भी हो सकता है, लेकिन मैं समायोजन की ओर जाऊंगा, ऑप्शन नंबर बी। आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इसका राइट आंसर आपके अनुसार क्या होने वाला है। मेरे अनुसार समायोजन को मैं करने वाला हूँ। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भावात्मक बुद्धि को परिभाषित शब्द देने वाला जो विद्वान है वो क्या है? देखिए, भावात्मक बुद्धि जो संवेगात्मक बुद्धि है उससे जुड़ी हुई है, और संवेगात्मक बुद्धि आपको पता है, संवेगात्मक बुद्धि पर विस्तृत अध्ययन किसने किया था? डैनियल गोलमैन ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है, जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव कल्याण के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया कौन सी कहलाती है? तो बिल्कुल राइट आंसर इसका समाजीकरण होने वाला है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, नेक्स्ट प्रश्न है कि एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता। इस प्रकार विद्यार्थी को जिस सहायता की आवश्यकता होती है वह कौन सी होती है? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है भावात्मक क्षेत्र आएगा। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, ये प्रश्न पिछले एग्जाम में भी पूछा गया था, जो 26 सितंबर को हुआ था और जो 16 अक्टूबर को हुआ है उसी में एज इट इज प्रश्न ये पूछा गया है। एनसीएफ 2005 में नेशनल स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन है? तो
कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं है, प्रोफेसर यशपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के अनुसार 10वीं एवं 12वीं के छात्रों के लिए कुल गृह कार्य के समय की सिफारिश की गई। अब देखिए इस प्रश्न में थोड़ा डाउट हो सकता है, क्योंकि एनसीएफ 2005 में जो 10वीं और 12वीं के जो छात्र हैं उन्हें 2 से 5 घंटे के बीच में दिया गया है, तो मेरे अनुसार इसका जो राइट आंसर है वो 2 घंटे होना चाहिए। अगला प्रश्न है, गेस्टाल्टवाद स्कूल के संस्थापक कौन थे? तो देखिए गेस्टाल्टवाद स्कूल के संस्थापक कौन थे? तो इसमें बर्दाइमर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? तो देखिए बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन थॉमसन, स्पीयरमैन, गिलफोर्ड, गार्डनर। अरे भाई ये तो प्रश्न ही गलत हो गया, बहुकारक सिद्धांत पूछ रहा है और इसमें बहुकारक सिद्धांत देने वाले आपके कौन थे? थॉर्नडाइक थे, जबकि थॉर्नडाइक तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो इस पर तो बोनस मिलने वाला है, आपको 100% बोनस मिलेगा। अगर हम बात करें स्पीयरमैन की, तो द्वितत्वीय और त्रितत्वीय सिद्धांत दिया था। गिलफोर्ड ने संरचना यानी कि त्रिआयामी बुद्धि सिद्धांत दिया था। थॉमसन ने न्याय प्रतिदर्श सिद्धांत दिया था और गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था। तो अगर मान सकता है तो गार्डनर को मान सकता है, लेकिन यहाँ तो थॉर्नडाइक ने दिया था बहुबुद्धि सिद्धांत, तो यहाँ पर बोनस मिलने वाला है। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरक है, तो अभिप्रेरक क्या है? तो व्यवहार का आंतरिक स्रोत अभिप्रेरक को माना जाता है। तो ये तो था साथियों आपका जो 16 अक्टूबर को रीट लेवल 2 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका हमने बाल विकास एवं शिक्षण विधियों का जो 30 प्रश्न है उनको सही तरीके से सॉल्व किया है। मैंने बताया इस आंसरों में 1-2 प्रश्न इधर उधर हो सकते हैं, बाकी एज इट इज वही आंसर माने जाएंगे। पेपर कैसा था? पिछले पेपर की अपेक्षा इजी था या कठिन था? ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा। जिस भी साथी ने ये एग्ज़ाम दिया है उसके कितने क्वेश्चंस राइट हो रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में पिन करके बताइएगा। तो चलिए साथियों मिलते हैं अगली वीडियो में, हिंदी का सॉल्व करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो हमारी जो हिंदी है, उसके बाद संस्कृत है, उसके बाद एसएसटी वगैरह, उसका सभी का सॉल्यूशन हमारे चैनल पर करवाया जाएगा। तो जो भी साथी नया है हमारे चैनल पर तो वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। विभिन्न प्रकार की जो टीचिंग से सामग्री है वो हमारे चैनल द्वारा प्रोवाइड आपको करवाई जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।